हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से आपकी लगातार पीटी की स्पेशल क्लासेस यहां पर चल रही है और मेरे तरफ से जितना हो सकता मैं उतनी कोशिश करूंगा। आप लोगों की सफलता जहां तक हो सकेगा वहां तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग अपने जितना भी आपने उद्देश्य जो भी आपने टारगेट किया उस टारगेट को आप लोग अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की यहां पर बात करेंगे और इसी के साथ साथ में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा। जहां कि आपके पाठशाला विद गौरव के जो परिवारों के लोगों की संख्या है वो 1200 लोग यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक समझ में आ गया। 1200 सदस्य यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर आपका धीरे धीरे परिवार बड़ा होता चला जा रहा है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ। ठीक है, तो 1200 लोग यहाँ पर आपके इसी तरीके से जुड़ गए हैं, तो आप लोगों को डेली इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करना है, ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। जो भी आपके यहाँ पर फ्रेंड है जो जिनको लगता है कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको आप ज़रूर शेयर करें और क्लास के बारे में उनको बताएं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट बना के रखा कि आप लोगों की तैयारी लगातार यहाँ पर चलती रहे। ठीक है, अब हम लोग जरा थोड़ी सी इतने दिनों से मैं आपकी किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आज थोड़ी सी आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। देखो, जैसा कि आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट बना के रखा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी ये क्लास तो डेली चल रही है, तो चलती रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ क्लासेस आपकी लगातार और शुरू कर दूँ। ठीक है, ये जल्दी आपको सूचना इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना रहें। ठीक है, और आपने जो भी मेरे से जितना हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपका जो भी एग्ज़ाम है उसको एग्ज़ाम को निकलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आपने जितना मुझसे हो सकेगा। ठीक समझ में आ गया। तो आप लोगों को लगातार क्लास को डेली देखना है और इसके साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठें और जितना मैं बताऊं उतना तो आपको डेली करना ही। ठीक, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जब भी क्लास हो तो आपको यहाँ पर आना है और चीज़ों को देखना है। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आज के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इसके साथ साथ में आप क्या करेंगे कि क्लास को शेयर वगैरह करके, और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की हम लोग बात करेंगे और जरा एक एक चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखते हैं जरा हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बन जाता है। प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 6 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छे से चीज़ों को आपको समझना है, क्या क्या प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले की यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, पहला है। ठीक, वहाँ पर दिख नहीं रहा है, कट गया है, लेकिन आप लोग उसके परेशान मत होइएगा। करा के निम्नलिखित युद्धों, ये क्या दे रखे, युद्ध दे रखे हैं, दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये युद्ध दे रखे हैं, इनको आपको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें पता होंगी तभी आप इस प्रश्न को कर पाओगे। ठीक है, आपने जितना डिटेल से पढ़ा होगा, अगर आपने इससे पहले नहीं भी पढ़ा है तो आप अपनी जो भी कॉपी लेके बैठो उसमें इन चीज़ों को मैं बताऊंगा, आप साथ में नोट करते चलें, आपको पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर पता चल जाएगी। ठीक है, चलो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले नंबर पे आपको कैसे याद रखना। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा हुआ है, कैसे जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर जान लेते हैं कि जितने भी आपके युद्ध दे रखे हैं ये किसके शासनकाल में हुए थे। तो ये शासनकाल किसके हुए थे, औरंगजेब के शासनकाल में हुए थे। किसके, औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ तक हुए थे। और जिन लोगों को इसका उत्तर पता है सभी साथी उसका कमेंट साथ में करते रहेंगे और मैं साथ में डिस्कस भी करता रहूँगा। ठीक है, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की बात हो रही है। ठीक, समझते हैं जरा एक एक पॉइंट को कि कौन कौन से आपको। सबसे पहले नंबर की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर क्या है, सबसे पहले नंबर पर क्या आता है, बहादुरपुर का जो युद्ध होता है इसकी बात हो रही है। इसको बहादुरपुर भी बोलते हैं, बहादुरगढ़ भी बोलते हैं। तो इसकी जरा डेट हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर बहादुरपुर की बात हो रही, तो बहादुरपुर का जो युद्ध है वो कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 24 फरवरी को। कब हुआ था, 24 फरवरी। यहाँ पर जो एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया थोड़ा सा टफ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेट के हिसाब से चीज़ों को चलना पड़ेगा। और ये कब हुआ था, 1658 में ये हुआ था। समझ में आ गया, कब, 1658 में शुरू हुआ था। क्या, 24 फरवरी 1658 में किसका वो युद्ध हुआ था, बहादुरपुर या बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक, दूसरे की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम थोड़ी देर के लिए बात समझ लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ठीक, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक, अच्छा, एक तो ये समझ में आपको आ गया, ये बहादुरपुर का हो गया। ठीक है, अगले की बात करेंगे। अगला आपका क्या दे रखा है, धर्मत का युद्ध। क्या दे रखा है, धर्मत का। ठीक, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे डिटेल से। तो यहाँ पर क्या, धर्मत का जो युद्ध था ये कब हुआ था, 15 अप्रैल को। आप लोग कापी में साथ में नोट करें, 15 अप्रैल में कब हुआ था, 1658 में। कब, 1658 में इसका युद्ध हुआ था। ठीक, समझ में आ गया। चलो, समझ में आ गया, इस तरीके से आपको करना है। देखो, अब आपको ऑप्शन नजर आने लगा होगा, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ये। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रश्नों को रटे नहीं, आप प्रश्नों को समझें।
ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया। इसके बाद आपका कौन सा युद्ध हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? इसके बाद हुआ था 5, कब हुआ था? ये अगर यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक, सामूगढ़ के युद्ध की बात करेंगे। सामूगढ़ का युद्ध था वो आपका कब हुआ था? तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था? 29, ठीक, एक मिनट जरा समझ लेते हैं इसको। सामूगढ़ के युद्ध की जब बात करेंगे तो सामूगढ़ का जो युद्ध था वो आप लोगों का कब हुआ था, जरा हम लोग इसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो इसकी जब बात करेंगे तो ये आपका युद्ध कब हुआ था? 29 मई, कब हुआ था? 29 मई, और कब हुआ था? 1658 में। कब? 1658 में इसका युद्ध ये हुआ था, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं अंतिम में कौन हुआ था? खजुआ का युद्ध हुआ था। तो खजुआ का जो युद्ध था ये 5 जनवरी कब हुआ था? 5 जनवरी और 1659 में हुआ था। बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, इस तरीके चीज़ों आपको याद करनी है। जिनको नहीं पता मैं उनको फिर से बता दूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएँ। पहले का जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बार फिर से आप समझ लें। बहादुर, आप अगर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो उसको मैं एक बार रिवाइज करा ताकि आप उन चीज़ों को नोट कर पाएँ। लिखेंगे पहले नंबर पर, बहादुरगढ़ का जो युद्ध था ये 24 फरवरी 1658 में हुआ था। धर्मत का जो युद्ध था 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। और सामूगढ़ का जो युद्ध था 29 मई 1658 को हुआ था। और खजुआ का युद्ध था 5 जनवरी से 1659 में ये युद्ध हुआ था। ठीक, समझ में आ गया? इस तरीके से आपको प्रश्न को क्या करना है? याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले की आपकी बात यहाँ पर हो गई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आप इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रहिएगा जिससे कि और चीज़ें यहाँ पर सीखी जा सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कटा हुआ है लेकिन आपको परेशान नहीं होना। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का यहाँ पर किसने शुरुआत की थी, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। सभी लोगों को यहाँ पर उत्तर आने लगा है और सभी साथी यहाँ पर अच्छे से कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आने लगी होंगी। तो यहाँ पर अगर इसका आप इसका अगर सही उत्तर दोगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसकी अगर बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुआ था। किसमें? अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन जो खिलजी था ये मध्यकाल का पहला सुल्तान था। क्या? अलाउद्दीन खिलजी जो था ये मध्यकाल का पहला यहाँ पर क्या था? सुल्तान था। और इसी ने क्या किया था? इसी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। तो जो साथी दूसरे का ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाई सभी साथी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें। ठीक, अच्छे से आपको शेयर करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है और इसके साथ में जो भी आपने अपना सपना देखा या अपने गार्जियन का सपना देखा है और आप कितनी पीढ़ियों को अच्छा भी कर सकते हो, अगर वो सभी सपने आपको पूरे करने तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? यहाँ पे कह रहा है भारतीय दर्शन जो है उसकी प्रारंभिक शाखा कौन सी है। समझ में आ गया? आपको सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक जो शाखा है वो क्या बोला गया? सांख्य को बोला गया है। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? शांख हो जाएगा। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आपको आसानी से यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ पर पहली कौन सी थी? सांख्य हो जाएगा। प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य हो जाएगी। ठीक है, चलो बोलो यहाँ तक समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके जो नंबर दे रखा है वो कट गया लेकिन यहाँ पर मैं आपका नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहे द्वितीय बौद्ध समिति के आयोजन कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका एग्जाम में छपेगा सीधे के सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म से कोई ना कोई आपकी जितनी भी असंगतियाँ हुई हैं ये आपको सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं आपका थोड़ा सा समय लेकर यहाँ पर पूरी आपको बताने की कोशिश करूँगा। सभी साथी कमेंट करेंगे चौथा का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर आपसे पूछा द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक, समझ में आ गया? अब जरा हम लोग इसको चीज़ों को समझ लेते हैं कि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा। देखो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपसे बोला द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन था ये कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम बौद्ध वो थी संगति कहाँ पर हुई थी। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर हुआ था। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या आएगा कि सर यहाँ पर जो फर्स्ट हुई थी कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में प्रथम बौद्ध समिति यहाँ पर का आयोजन हुआ था। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उतनी चीज़ों को केवल नोट करें। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि तृतीय कहाँ पर हुई थी, पहली तो आपको समझ में आ गया, द्वितीय भी समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ लेता है
कि भाई तृतीय, भाई द्वितीय का तो हो गया। अब अगर हम तृतीय की बात करें तो तृतीय का सही नंबर क्या हो जाएगा? तृतीय का हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक, तृतीय कहाँ पर हो जाएगी? पाटलिपुत्र पे। समझ में आ गया? इस तरह अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ये बताओ यहाँ पर जो चौथी हुई थी, चौथी कहाँ पर हुई थी? आप सभी का उत्तर क्या आएगा? तो ये हुई थी कुंडलवन में। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। यहाँ पर उत्तर नहीं दे रखा है तो इसका सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुंडलवन में। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों चीज़ों को समझ पाए। अगर आपसे पूछ लेता है कि प्रथम बौद्ध जो समिति थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो राजगढ़ उत्तर हो जाएगा। अगर पूछा द्वितीय कहाँ हो जाए तो वैशाली हो जाएगा। अगर तृतीय पूछा तो पाटलिपुत्र में, और चौथा पूछता तो कुंडलवन में यहाँ पर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने जानकारी दी है पूरी तरीके से स्पष्ट, इतना ही आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, आपको चारों जो थी वो मैंने यहाँ पर एक समय में लेकर आपको थोड़ा सा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या करा है? चनहुदड़ों के उत्खनन के निर्देशन में किसने किया था? चनहुदड़ो जो था उसका यहाँ पर उत्खनन हुआ था, वो किसकी यहाँ पर बात कर रहा है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि चनहुदड़ो जो था वो किसने किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट आने भी लगे हैं। तो जो साथी 5वें का यहाँ पर बी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर। किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। किसने किया था? J.H. मैके थे, इन्हीं ने क्या किया था? इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। अब अगर पूछ लेता कब किया था, भाई आपसे देखो दोनों प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये कब हुआ था? 1935 और 36 में हुआ था। कब? 1935 और 1936 के बीच में ये चीज़ हुई थी। ठीक, समझ में आ गया? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते जरा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहें तो आपको बहुत यहाँ पर चीज़ें सीखने को मिल पाएंगी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आज कट गया है लेकिन आप लोग उसके लिए परेशान ना है। अगला क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 बोला 1935 के अनुसार भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विचार कीजिए। मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर आजकल पूछने लगा है, तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, ये नहीं करना कि भाई बड़ा प्रश्न यहाँ पर आ गया तो उसको छोड़ के चले जाओगे। अगर यहाँ पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से प्रश्नों को स्किप करते जाओगे तो एग्जाम में भी आपकी वही आदत बन जाएगी। तो इसलिए मेरा आपसे लवी से रिक्वेस्ट है, प्रश्न को स्किप ना किया करें, उसको उत्तर पढ़ के प्रश्न पढ़ने की उत्तर देने की कोशिश क्या करें। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जरा समझेंगे। अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों ने द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया था, प्रांतीय स्वायत्तता की आरंभ करती थी। ठीक है, अगला क्या बोला? समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिसको विधानसभा कहते थे। तो यहाँ पर जो चीजें बता रहा है भाई दूसरा बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जब यहाँ पर अधिनियम के तहत क्या हुआ था 1935 के, गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया था और प्रांतीय स्वायत्तता की यहाँ पर क्या आरंभ कर दिया था। तो ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके देखें तो 6 का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? आपने अगर डिटेल से पढ़ा है तभी चीज़ों को आप कर पाओगे। ठीक, समझ में आ गई? इतनी आपको दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें। क्वेश्चन नंबर अगले की हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 7वें की बात कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक थे यहाँ पर कौन? अच्छे से, बहुत आसान प्रश्न है और इसका सभी साथी उत्तर करके कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को पढ़ते रहे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन से आप बहुत ही करीब हो। ठीक, लेकिन आप ये सोचो कि जो मैंने सपना देखा उसमें मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस फील्ड में आए हो तो। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो समझे। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 7, फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो जो साथी 7वें का डी उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही, यानी कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इसके क्या थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपसे कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसकी आपसे पूछ लेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी ये कहाँ पर की गई थी। समझ में आ गया? या कब की गई थी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक की यहाँ पर कब था, ये 1939 में। कहाँ पर? 1939 में क्या हुआ था? त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में यहाँ पर जब अध्यक्षता इन्होंने ली थी तभी इसका क्या गया था, यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। समझ में आ गया? ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो अगर पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरीके चीज़ों आपको समझना है। जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ उतनी चीज़ें आपको कॉपी में नोट भी करनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करेंगे। वारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर देखो सन दे दिया है। ठीक है ना, तो अभी सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि वारदोली का जो सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किसने किया था, मतलब किसने इसको संभाला था। ठीक है, समझ में आ गया? आप जरा यहाँ पर समझ लेते। देखो
जैसे यहाँ पर वारदोली का सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो वारदोली की जब बात आती है तो एक ही नाम निकल के आता, वो नाम कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आ गया? तो जो साथी 8वें का ए उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं और उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में चैट ना किया करें, पर्सनल चैट बिल्कुल ही ना किया करें, प्रश्न का उत्तर दिया करें या प्रश्न के बारे में डिस्कस किया करें, लेकिन आप फालतू की इधर उधर की चैट ना करें, ठीक है? जिसको पढ़ना होगा वो आएगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो इसी तरीके से चैटबाजी करता रहेगा और जिंदगी भर वो वही करेगा, ठीक है? तो आप लोग केवल अपने प्रश्न के उत्तर देने पे फोकस किया करें, इधर उधर की चैट पे कोई मतलब ना दिया दे, ठीक है? चलो समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला कि वारदोली सत्याग्रह था वो किसका नेतृत्व? तो क्या हुआ था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या हुआ था यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था, ठीक? आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया? चलो ठीक है, समझ में आ रहा? चलो अगले की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरीके से आप लोग क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते रहें, जिससे कि और आप यहाँ पे आपका अच्छा सा भला हो सके और भी साथियों का यहाँ पर भला हो सके। कर समझेंगे जरा ध्यान से। करा निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक स्वदेशी के समर्थक हैं? स्वदेशी की जब बात आती है यहाँ पर किसकी बात हो रही? स्वदेशी की क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पर बात करें। और इस प्रश्न को मैंने कल भी डिस्कस किया था, इस प्रश्न को मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया है। जितने भी आपके पेपर स्वदेशी की मैं कई बार डिस्कस यहाँ पर कर चुका हूँ, ठीक है? समझ में आ गया? अब जरा हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पर स्वदेशी की बात हो रही। स्वदेशी जब यहाँ पर आपका आता है तो ये अब कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो कब हुआ था? ये हुआ था बंगाल का जब विभाजन हुआ था। मैंने कल भी इसको डिस्कस किया था। कब? जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? उसी के विरोध में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है ना? अगर 1905 में हुआ था तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरविंदो घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरविंदो घोष। समझ में आ गया? तो 9 का जो साथी ए कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। तो समझ में आ गया? स्वदेशी अगर आंदोलन आपसे पूछता है कि ये कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। किसके विरोध में हुआ था? तो ये बंगाल के विभाजन का जब क्या नाम विरोध किया गया था तभी यहाँ पर क्या हुआ था? चलाया गया था। तो उसके समर्थक कौन थे? अरविंद घोष थे, ठीक? अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है आपके। अगर इसी तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करते रहे तो आपको ये भी पता चलता है कि आपने पढ़ा कितना। देखो आपने अभी तक तो बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा होगा, अब आपका ये समय आ गया है कि अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तब वहाँ पे आप कर पाओगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है उसके प्रश्न आप नहीं लगाओगे तो आपको फिर एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। भाई होता क्या है, ये प्रैक्टिस सेट जैसा चल रहा है, तो इसी तरीके से जब एग्जाम में आप पहुँचोगे तो आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर करिए, ठीक? समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर राजा राममोहन राय दे रखा है और इसके नाम कहते हैं ततनी सभा दे रखा है, ठीक है? अब जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखो आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, आप देखो यहीं पे हम इसको डिस्कस आगे वाले का आगे डिस्कस कर लेंगे और इसका यहीं कर लेते हैं। तो राजा राममोहन रॉय की जब यहाँ पर बात आती है तो इनका राजा राममोहन जो बाय था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था आत्मीय सभा का सम्मेलन। किसका किया था? इसने किया था आत्मीय सभा, ठीक है? आत्मीय सभा का इन्होंने क्या किया था? गठन किया था। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक? अब बात है तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया था? तो तत्वबोधिनी की शब्द किसने किया था? आपका क्या आ जाएगा सही उत्तर? देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर इसका हो जाएगा, ठीक है? अभी आगे देखेंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक? अब जरा हाँ पूरा प्रश्न यहाँ पर नहीं दे रखा, इधर डिस्कस इधर इसके प्रश्न दे रखे हैं तो इधर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो अब देखो समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था? देखो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर उधर पहले में दे रखा था, तो बी का देखो पहला कहाँ पर दे रखा है? बी का पहले की हम लोग बात करेंगे। देखो बी का पहला इसी में दे रखा है, अभी हमने बात की है, तो इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो आत्माराम पांडुरंग की बात करेंगे तो आत्माराम पांडुरंग की जब बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था? प्रार्थना समाज की क्या किया थी? स्थापना की थी। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है? अच्छा, विवेकानंद की बात करेंगे तो विवेकानंद ने क्या किया था? आपको अच्छे से पता क्या था? रामकृष्ण मिशन चलाया था। अब इनके आपको डेट भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज था तो 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर रामकृष्ण मिशन की बात करें, रामकृष्ण मिशन क्या हुआ था? 1897 में हुआ था। आपको डेट याद होनी चाहिए, ये ईयर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आत्मीय सभा की अगर बात करेंगे तो आत्मीय सभा कब हुआ था? तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 1815 में हुआ था, ठीक? इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है। हो सकता है एग्जामिनर किसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछ ले, लेकिन जब आपने 360 बेस पे तैयारी की है तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मैंने भी इतने सारे एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो, ठीक है? समझ में आ गया? चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। तो जो साथी 10वें का ए उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल ही सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है? चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जरा यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से ठीक है ना?
अब जरा हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई आप लोगों के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो भाई आप लोगों को अगर लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कुछ आपके फायदे की है, तो आप लोग क्या करें, क्लास को भाई शेयर वगैरह थोड़ी देर के लिए कर दिया करें, ठीक है। आप पहली बात तो ये कि जैसे क्लास शुरू तो आप लोग शेयर वगैरह जब तक कर दें, जब तक मैं चीज़ें बताता हूँ तब तक आप क्लास को शेयर वगैरह कर दीजिए करें, ठीक है। आपका ही सपोर्ट है, आपका ही अपना परिवार है, आप इसको जितना बड़ा करोगे तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करें। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, आप कॉपी पेन लेके बैठे, चीज़ों को नोट करते रहें। और आपको जब ये प्रश्न बार बार देखो, अब अगर ये प्रश्न मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये आपने कॉपी में नोट कर लिए, हमेशा के लिए आपकी कॉपी में नोट हो गए, किसी भी एग्जाम आप देने जाओगे इन प्रश्नों को रिवीजन करके जाइएगा। प्रश्न बार बार वही रिपीटेड होते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, अगर आप सीधे सीधे डायरेक्टली क्या करोगे, वीडियो देखोगे। और हम करें अगर वीडियो समय भी देख रहे हो तो आपको बाद में समय मिले, बाद में आप देख लो। भाई अभी हो सकता है मैं स्पीड से करा रहा हूँ, बाद में आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके उसका क्या करेंगे, उसको प्रश्नों को नोट करते जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करें 11 की। करा निम्नलिखित में समुद्री धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है। करा हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। किसका, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो यहाँ पर किसका करा, हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें, जितनी भी आपकी ये पहली 3 दे रखी हैं, जितनी भी पहली 3 दे रखी हैं सभी हिंद महासागर की धारा हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेंगुली धारा है, ये आपकी वेंगुली धारा जो है ये हिंद महासागर की धारा नहीं है। अगर भाई उत्तर आपका आता है कि ये अगर सर हिंद महासागर की नहीं है तो है किसकी, आपको अब देखो, अब होता क्या है कि इसी तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। आप लोग करते हैं क्या ना कि आप चाहते हो कि आपको वो टीचर मिले बस केवल आए और यहाँ पर उत्तर बता दे और आगे बढ़ते जाए। मेरा मतलब है कि जब प्रश्नों को आप करोगे तो इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको सीखने समझने की क्षमता आपकी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी, ठीक। बात करते हैं तो वेंगुली धारा जो है ये भाई कहाँ की धारा है, अच्छे से आपको उत्तर क्या आ जाइए, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर किसकी हो जाएगी, ये है आपकी दक्षिणी, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। समझ में आ गया, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि जगह आपकी कम रहती है, ठीक है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा कौन सी है, वेंगुली धारा है। जबकि हिंद महासागर की कौन सी है, अंगुलास धारा है, मोजाम्बिक धारा है, और दक्षिणी हिंद महासागर, हिंद महासागरी जो धारा है ये सब आपकी किसकी आ जाएंगी, हिंद महासागर के, ठीक। समझ में आ गया। इस तरीके से प्रश्नों को आपको एग्जाम में नोट करना है ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो, ठीक। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्लास आप लोगों की चल रही, इसी तरीके से क्लास को आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। और मैं आपको बता देना चाहूँ, जो साथी अभी फिर से नए क्लास में जुड़े हैं, तो सबसे पहला नंबर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा, जिससे कि आपके अपना जो परिवार था वो 1200 सदस्यों का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बना रहे। और जल्द ही आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, वो 1500 लोगों का यहाँ पर आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि आप लोग कितनी जल्दी 1500 कंप्लीट यहाँ पर करवा देते हो, ठीक है। भाई आपको लगता है कि सर अगर मेहनत करते हैं तो आपको भी आपको भी होना चाहिए कि भाई जो भी आपके फ्रेंड है, सर्कल में है, रिश्तेदार, उनको बताओ कि क्लास को आप लोग पढ़ें, ठीक। चलो भाई चैनल सब्सक्राइब कराएंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। चलो तो हमें भी लगता है कि भाई हम इतनी मेहनत से क्लास को बना रहे हैं, इसका मतलब लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के हम लोग करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इस तरीके का प्रश्न जब अब भी एग्जाम में आए, नहीं वाला जब भी प्रश्न आए, तो अगर आप ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी तो वहाँ पर आप नहीं वाले को सर्कल जरूर कर लेंगे। इससे क्या होता है कि आप जब प्रश्नों को दोबारा पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये कई बार गलती हमसे भी होती है और आप भी इस गलती को क्या फेस किए होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ये प्रश्न आपको इस तरीके से प्रश्न आए, नहीं पूछा हो, तो आप क्या करेंगे, उसको नई वाले को सर्किल बना लें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात कर रहे हैं, करा के इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर ये राजधानी दी गई है और आपकी राजधानी क्या सिलेबस में आ रही है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखो अगर यहाँ पर बात करें तो राजधानी की बात करेंगे, यहाँ पर राजधानी जो है, ठीक है, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बात करेंगे कि घाना की राजधानी क्या होती है, अक्रा होती, बिल्कुल सही मिलाया है। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी, बिल्कुल सही है। और नमीबिया की राजधानी क्या है, विंडहाक, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर जो नाइजीरिया की राजधानी है वो रावात नहीं होती, ठीक है। समझ में आ गया। आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे, हो सकता है यहाँ से प्रश्न को अलग तरीके से पूछ ले, ठीक। घाना की राजधानी क्या हो जाएगी, अक्रा हो जाएगी। केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगी और नमीबिया की राजधानी विंडहाक हो जाएगी। और नाइजीरिया की जो राजधानी है, नाइजीरिया की यहाँ पर राजधानी की हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अबूजा। क्या होती है, अबूजा हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, अबूजा हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि रावात किसकी राजधानी है, तो यहाँ पर किसकी हो जाएगी, मोरक्को की हो जाएगी, ठीक है। तो देखो आपको कितने 5 पॉइंट यहाँ पर आपको डिस्कस कर लिए मैंने,
ठीक, क्या हो जाएगी? मोरक्को को। एक बार फिर से मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप कॉपी में उसको नोट कर लें। घाना की राजधानी क्या हो जाएगी? अक्रा हो जाएगी। केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगी और नमीबिया की राजधानी विंडहॉक हो जाएगी और नाइजीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? अबूजा हो जाएगी। और राबात किसकी राजधानी है? तो ये मोरक्को की राजधानी है। ठीक है, समझ में आ गया? आपसे पूछा था नहीं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको प्रश्नों को समझाने की, जिससे कि आपके कोई प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो केवल उत्तर बता के आपको आगे भी जा सकता हूं, लेकिन मेरा मतलब है आपको चीज़ों को सिखाना। अगर आपने पहले से कभी भी जीके नहीं पढ़ा तब भी आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। देखो जरा समझ लेते हैं। करा कि काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। काली कपास की मृदाएं सूक्ष्म क्षणिक फाइन ग्रेडेड होती हैं। ये आपका किससे प्रश्न आ गया? एजी से आ गया, मतलब एग्रीकल्चर से ये प्रश्न आपका आ गया। तो एग्रीकल्चर आपने नहीं पढ़ा है तब भी इस प्रश्न का आप उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक, समझते जरा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर जो उत्तर पता चल रहा है, देखो यहाँ पर होता क्या है कि काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन होती हैं। ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गलत। देखो एक इसमें गलत दे रखा है भैया, एक गलत इसी में दे रखा है। क्यों? यहाँ पर क्या होता है? काली कपास वाली मृदा वर्षाहीन खेती के लिए कैसी होती हैं? काली मृदाएं केवल कपास के लिए सर्वोत्तम होती हैं। किसके लिए होती हैं? काली कपास जो होती हैं केवल किसके लिए होती हैं? ये होती हैं आपकी किसके लिए? केवल और केवल कपास के लिए कैसी होती है? सर्वोत्तम होती है। ठीक, समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। परंतु आर सही है। आर कैसे सही है? काली कपास वाली मृदाएं कैसी होती हैं? सूक्ष्म क्षणिक होती हैं, फाइन ग्रेडेड होती हैं। ठीक, समझ में आ गया? इस तरीके से इसका सही हो जाएगा, लेकिन ये वर्षाहीन खेती वाला ये गलत हो जाएगा। ठीक, आ गई बात समझ में? चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अच्छे से आपको प्रश्न यहाँ पर समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। भाई बहुत अच्छी क्लास चल रही, इसी तरीके से आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा और जितने भी लाइव क्लास को देखते हैं, भाई ऐसा आप लोग क्यों करते हो कि आप इतने सारे क्लास को लाइव क्लास को देखते हो और लाइक इतने कम लोग करते हो? ऐसा आप लोग ना करें। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कुछ भी आपके कुछ आपको समझ में आ रहा है, तभी आप क्लास को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि भाई क्लास मुझे समझ में, तो आप अनलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी मर्जी है। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से सभी चीज़ों को समझेंगे। कह रहा है कि जम्मू और श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित किससे है। यहाँ पर आपको बताना है जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का है, जवाहर सुरंग किससे संबंधित है। यहाँ पर जवाहर सुरंग की बात कर रहा है कि जवाहर सुरंग जो है ये कहाँ पर स्थित है। आपको सीधे सीधे उत्तर ये बता रहा है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में कई बार प्रश्नों को कराया हुआ, जब मैंने करंट अफेयर की क्लास करवाई है तो वहाँ पर मैंने इस प्रश्न को करवाया हुआ। ठीक, आप जरा लेकिन यहाँ समझ लेते। तो जो साथी 14 का क्या उत्तर कर रहे हैं, ए उत्तर कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो यहाँ पर जवाहर सुरंग है वो कौन सी श्रेणी पर बनी हुई है, पीर पंजाल श्रेणी से ये संबंधित है। किसी पीर पंजाल श्रेणी से ये संबंधित है। समझ में आ गया। अब जरा थोड़ी सी कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से अलग तरीके से प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक, और ये प्रश्न इसको लगा लेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न कैसा है, एग्जाम में छपने वाला है। ठीक, चलो जरा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जवारिया इसको बनिहाल सुरंग बोलते हैं। पहली बात, इसको जवारिया और दूसरे क्या नाम जानते हैं, वनिहाल सुरंग से नाम से जानते हैं। तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, इसको जवाहर सुरंग या वनिहाल सुरंग इसको हम बोलते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। अब अगर ये पूछ ले ये स्थित कहाँ है, तो ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, NH 44 पर ये क्या है, बना हुआ है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। अगले की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे ये कौन सी श्रेणी पर स्थित है, तो इसका क्या हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। अगर आपसे पूछ लेते इसका निर्माण कब आरंभ हुआ था, तो इसका निर्माण कब आरंभ हुआ था, 1954 में इसका निर्माण आरंभ हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1954 में इसका आरंभ हुआ था। अगर ये पूछ लेता है इसकी लंबाई कितनी है, इस सुरंग की लंबाई कितनी है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या आएगा कि सर इसकी लंबाई कितनी है, 2.85 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर से भी कम की यहाँ पर क्या है, सुरंग ये बनाई गई है। जितनी जानकारी मैंने आपको दी है आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे रिपीटेड प्रश्न होते हैं, बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेरा उद्देश्य है कि मैं जो चीज़ें करवा रहा हूँ इनको आप दोबारा से फिर पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ही सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, 14 का ए साथी कर रहे थे, बिल्कुल सही उत्तर करते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब क्या हो जाएगा, कम की बात कर रहा है। समझ में आ गया। चलो यहाँ पर डिस्कस करेंगे जरा। तो मैंने आपको पिछली बार क्लास में जितनी भी क्लासें मैंने करवाई हैं, मैंने आपको बताया कि आप जनगणना 2011 और इसको जरूर पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं।
ठीक, जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता है वो सबसे कम कहाँ पे है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से आपको उत्तर यहाँ पर देना है। ठीक, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से आपको समझाने में सफल यहाँ पर हो रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों के उत्तर आ रहे हैं, अगर आपको क्लास के बारे में कुछ चीज़ें अच्छी लग रही तो आप साथ में कमेंट भी करते रह करें, और लोगों को जो क्लास में आते हैं उनको भी आप सपोर्ट किया करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके यहाँ पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, करा कि भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीय का अर्थ क्या है? मतलब क्या होता है यहाँ पर करेंसी की जो यहाँ पर बातें की जा रही हैं, उसका यहाँ पर आंशिक परिवर्तन का मतलब क्या है? जो भी आपकी करेंसी मतलब मुद्रा है, उसका आंशिक परिवर्तन का मतलब यहाँ पर क्या है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब जरा हम लोग समझ लेते हैं। करा कि प्रश्न नंबर ऑप्शन ए क्या कह रहा है? बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित पूर्ण स्वतंत्र विनिमय दर। तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तन हो जाएगी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भुगतान संतुलन के चालू खाते जो भी आपके क्या होती करंट खाते हों, इनको क्या करता है? परिवर्तन पर आंशिक करेंसी का इसी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अगर आपसे ये पूछ लेता है कि भाई इसकी जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? इसकी शुरुआत अगर पूछा जाता है ये कब शुरुआत की गई थी, तो ये कब किया गया था? 19 अगस्त। यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे डेट को। 19 अगस्त कब किया गया था? 1994 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, आंशिक परिवर्तन की शुरुआत कब से की गई थी? 1994 से इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको यहाँ पर उत्तर देना है कि 17 का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन के लिए क्या किया जाता है? निर्धनता का मतलब क्या? आप गरीबी की बात हो रही, किसकी गरीबी की बात हो रही? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर क्या उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक, जरा हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस अच्छे से कर लेते हैं। देखो, निर्धनता मतलब गरीबी की बात कर रहा है, उसका आकलन का मतलब कैलकुलेशन करना। कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाता है? देखो, यहाँ पर विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय का आधार, ये गलत हो जाएगा। अलग अलग राज्य से क्या मतलब हमें? भाई गरीबी आपको निकालना है तो गरीबी कैसे निकालोगे? परिवार से गरीबी निकालोगे कि परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोग वहाँ पर उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, और कितने लोग उसको क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। भाई यही तो होता है, आय और व्यय जो होता है उसी के आधार पे तो निकालोगे। तो यहाँ पे औसत कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन सी उत्तर सही हो जाएगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। समझ में आ गया? तो जो साथी 17 का सी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, 17 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। और आपको अगर कोई टॉपिक और पढ़ने हैं, अगर आपको कोई भी और टॉपिक में दिक्कत यहाँ पर हो रही है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा ये टॉपिक दिक्कत है, तो मैं उसी टॉपिक को क्या करूँगा। जैसे हिंदी हो गया या मैथ हो गया, आपको कोई भी टॉपिक अगर दिक्कत हो रही है पीटी के लिए, आपका जो भी समय बचा हुआ है, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व कराने के लिए। ठीक, अब मैं आज के 3 दिन मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 20 तारीख तो आज खत्म हो गई है। ठीक, 3 दिन 21, 22 और 23 बचा हुआ, और 24 को तो आपको एग्जाम है। ठीक है, और अभी आपका 22 का रक्षाबंधन भी है, तो आधा समय उसमें भी चला जाएगा। समय आपके पास कम है, और मेरा मानना ये है कि अगर आप ज़्यादा जो फेस्टिवल है उस पर कम ध्यान दें, क्योंकि इसको आप जब आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी ना, तब आप इसको बहुत अच्छे से मना पाओगे। लेकिन अगर आपने समय उसमें ज़्यादा दे दिया तो फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन से आप दूर हो जाओगे। क्यों? कैसे दूर हो जाओगे? क्योंकि उससे पूछो जो बच्चा है वो 12-12 घंटे 13-13 घंटे लगातार पढ़ रहा है। ठीक, तो उसको आपको क्या करना? फाइट करनी, उससे फाइट करने के लिए आपसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत बार ये पूछा जाता है। हरित क्रांति की प्रणेता का मतलब क्या होता है? जनक की बात हो रही। किसकी बात कर रहा है? जनक की बात कर रहा है। अच्छे से सभी उत्तर बताएंगे। तो जो साथी 18 का यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सी उत्तर कर रहा है, बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, अब देखो ये तो सीधा सीधा प्रश्न था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखो, मेरा मतलब यही होता कि आप प्रश्नों को तोड़ मरोड़ के मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, जिससे कि और भी प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो सके। प्रश्न आपके 50-60 प्रश्न होते हैं, लेकिन आपके 100 से 150 प्रश्न मैं 1 घंटे की क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। ये आप लोगों को ही पता चलता होगा, जो साथी कॉपी में नोट करते हैं उनको पता चलता होगा कि सर ने 1 घंटे में कितने सारे प्रश्नों को इंक्लूड करा दिया है। ठीक, यहाँ पर बात हो रही हरित क्रांति के जनक की बात हुई थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? एम स्वामीनाथन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 1967 से लेकर कब? 1966 या 67 में इसकी शुरुआत हुई थी। समझ में आ गया? तो अगर प्रश्न आता है हरित क्रांति की यहाँ पर शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, अगर आपसे पूछ लेता है कि ये किसके लिए हुआ था, तो यहाँ पर जो भी फसल हो रही थी उसको अधिक उपज देने के लिए बीजों तथा बहुबली कार्यक्रम के अधिक उत्पादन में वृद्धि के लिए
इसको बनाया गया। मतलब जो भी किसान थे उनकी जो उपज हो रही, जो फसल थी, उनको और अच्छा करने के लिए सरकार ने हरित क्रांति का यहाँ पर क्या किया था, उन चीज़ों को लागू किया था। किसने लागू किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, एम स्वामीनाथन हो जाएगा। और कब किया गया था, 1966 में इसको किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आप सभी लोगों को उत्तर यहाँ पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी साथी लाइव क्लास को देखते हैं सभी लोग कमेंट करने की कोशिश किया करें कि आप लोग एक बार अगर आपसे गलत उत्तर हो भी जाता है तो आप लोग परेशान ना हुआ करें। यहाँ गलत होगा लेकिन एग्जाम में तो गलत नहीं होगा। मैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेता हूँ ताकि आप चीज़ों को खुद से उत्तर करें। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करा, नरसिम्हन समिति के निम्नलिखित में किस सुधार से संबंधित है। आपको बताना, आपकी समितियां यहाँ पर आनी है। ठीक है, आपकी जो भी बुक्स है उससे आप अगर लूसेंट से पढ़ते हैं उसमें समितियां दी होंगी, वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर बताना नरसिम्हन जो समिति थी ये किससे संबंधित है। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, समझ में आएगा। जरा हम चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नरसिम्हन जो समिति थी किससे संबंधित थी, बैंकिंग संरचना के सुधार से संबंधित थी। किससे, बैंकिंग संरचना के संबंधित यहाँ पर सुधार थी। समझ में आ गया, तो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, चलो अब जरा हम चीज़ें कुछ और समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार एग्जाम्पल यहाँ से पूछ ले। कैसे, जरा समझ लें। देखो भाई, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही तो आप क्लास को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, नए दोस्तों को डेली। क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, ठीक है ना, तो आप ऐसा ना करें, क्लास को सपोर्ट जरूर करें। ठीक, चलो देखो समझ में आ गया। तो नरसिम्हन जो समिति किससे संबंधित थी, बैंकिंग से। अब बात आती है कि सर उच्च शिक्षा सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यशपाल समिति थी। क्या थी, यशपाल समिति। और जो साथी बीएड या डीएलएड किए हुए हैं उनको पता होगा यशपाल समिति यहाँ पर क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर यशपाल जो समिति थी ये उच्च शिक्षा सुधार के लिए बनाई गई थी। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर बात करते हैं कर संरचना सुधार के लिए, तो कर संरचना सुधार के लिए क्या बनाई गई थी, चलैया समिति बनाई गई थी। कौन सी, चलैया समिति आपकी यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, समझ में आ गया। मैं चाह रहा हूँ जितने यहाँ पर दे रखे हैं उतने तो कम से कम आपके यहाँ पर कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, समझ में आया। बताओ मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ये बताओ शैक्षिक सुधार के लिए कौन सी समिति लाई गई थी, तो कोठारी आयोग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी पूछ लेता है। ठीक, चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो। अगर पूछ लेता है, एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर, अगर पूछ लेता है तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्धनता रेखा के आकलन के लिए। अभी जैसे मैंने पीछे आपको प्रश्न डिस्कस किया था, कौन सा, ये वाला प्रश्न डिस्कस किया था, उधर प्रश्न दे रखा है ये निर्धनता के लिए। तो अगर ये पूछ लेता कि निर्धनता इसके लिए आकलन के लिए कौन सी समिति बनी थी, तो क्या हो जाएगा, तेंदुलकर हो जाएगा। क्या, तेंदुलकर समिति यहाँ पर आपकी बनाई गई थी। ठीक है, चलो इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। इसी तरीके से आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे जिससे कि और लोगों का यहाँ पर भला हो सके, और आपका तो भला हो ही रहा है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा कि राजकोषीय नियति, राजकोषीय जो नीति होती है उसका विनिधान क्या है, उसका विनिधान क्या है। आपको सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करके बताना है 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। और ये जब मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में आपका बजट पढ़ाया था तब ये चीज़ें आपके डिस्कस की थी। ठीक है, तो राजकोषीय नीति की बात करेगा तो यहाँ पर क्या होता है, घाटे की बचत नीति होती है। क्या होती है, घाटे की बचत नीति होती है। ये 20 का क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अक्टूबर 1959 पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आपको डिस्कस करना है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक शेयर वगैरह साथ में करते रहें। देखो समझ लेते जरा पे, मैंने आपको पिछली क्लास में इस प्रश्न को डिस्कस भी किया था। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया होगा उनको उत्तर यहाँ पर आने लगा होगा। कहा कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ कहाँ किया गया था, मतलब आपको स्टेट बताना है। समझ में आ गया। तो अगर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लेता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगर पूछ लेता राजस्थान के कौन से शहर में हुआ था, तो ये नागौर में हुआ था। कहाँ पर, नागौर में क्या हुआ था, पंचायती राज का पहली बार यहाँ पर आरंभ किया गया था। ठीक है, अब थोड़े से पॉइंट यहाँ पर डिस्कस में और कर लेता हूँ। इसका तो उत्तर आपको पता चल गया कि इसका क्या उत्तर होगा, ए होगा। कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के नागौर शहर में ये हुआ था। ठीक, अच्छा अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर और बता दें मैं, जिससे आपको अब पूछ लेगा कि भाई पंचायती राज जो है इसका गठन किसने किया था या इसकी अध्यक्षता किसने की थी। समझ में आ गया। तो क्या था, मैंने आपको बताया था बलवंत राय, क्या था, बलवंत राय मेहता समिति थी। कौन, बलवंत राय मेहता आपकी समिति थी। ठीक है, तो आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था।
ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये पूछ लेता है राजस्थान के बाद, देखो प्रश्न बना सकता है इस बार, राजस्थान के बाद कहां पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो पहले नंबर पे राजस्थान में और दूसरे नंबर पे क्या था, आंध्र प्रदेश यानी कि एपी था। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं। चलो भाई, जितने भी आप क्लास को जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास जो भी क्लास आपकी चलती है आप इसको सपोर्ट जरूर करें। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है, यूपीएसआई, लेखपाल, सीजीएल, किसी की तैयारी, सभी जगह आपका यहाँ पर जीएस आता है। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है तो क्लास के फिनिश होने के बाद में, जब आप ऑफलाइन क्लास ही ऑफलाइन चली जाए, तब आपको कमेंट करके बताना कि सर मुझे देखो ऑनलाइन में मैं इतना नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जब आपका ऑफलाइन ये क्लासेस चली जाएगी, ये क्लास खत्म होने के बाद में आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, तो मैं वहाँ पर उसकी पूरी कोशिश करूँगा आपको 3 से 4 दिन में क्लास को अपलोड करने की। ठीक है, समझ लेते हैं। कहा कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। मैंने पिछली क्लास में इसको डिस्कस भी किया था, कब भंग कर सकता है। अच्छे से आपको इसका उत्तर बताना है कि कब ये भंग कर सकता है। समझ में आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो साथी यहाँ पर 22 का सी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। कैसे, जरा समझ लेते हैं। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी अनुशंसा पर क्या करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कैसे, देखो राज्यसभा की अनुशंसा पर बिल्कुल नहीं करेगा और लोकसभा की तो बिल्कुल नहीं, और प्रधान न्यायाधीश नहीं होगा, लेकिन जो केंद्रीय मंत्रिमंडल आपका बनाया जाता है उसकी अनुशंसा पर क्या है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अच्छे से आपको पता होगा। अब देखो यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, आपको अच्छे से पता है, 85 के तहत। ठीक है, ये भी साथ में आपको कॉपी में नोट करना है। अगर ये पूछ लेता है कि जो राष्ट्रपति होता है ये क्षमादान कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, तो मैंने आपको डिस्कस भी किया था ऑफलाइन क्लासेस में, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, कौन से 72 के अनुच्छेद के तहत क्षमादान यहाँ पर ये कर सकता है। ठीक है, और आपके यहाँ पर एक ऐसा आया भी था, मामला भी आया था, मैंने ऑफलाइन में इसको डिस्कस भी किया था कि कैसे आपको याद रखनी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी आपकी क्लास चल रही है। इसी तरीके से आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आप लोगों का भला हो और आपके साथ में जो आपके साथी हैं उनका भी यहाँ पर भला हो। ठीक है, ये आपके कुछ कूट दे रखे हैं, उन्हीं कूट के आधार पर आपका यहाँ पर उत्तर देना है। ठीक है, चलो भाई समझ लेते जरा हम लोग। भाई क्वेश्चन नंबर 23 सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर शायद हो सकता ना दिख रहा हो, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखने लगे। अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलो करा कि संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है, अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, संघीय संविधान की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, आपने पहले से वो समझ लिया होगा क्या करा। देखो जो आपका संघीय संविधान है ये कैसा है, पहली बात तो लिखित है और दुष्परिवर्तन संविधान है। ठीक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला समझते हैं। करा कि केंद्र, यहाँ पर क्या लिखा है, केंद्र लिखा है। ठीक, तो आपको दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, केंद्र लिखा है। केंद्र और संघ शासित इकाइयों के मत शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल सही बात है भाई, ये दोनों चीजों का बंटवारा करता ना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या करा कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सशक्तिकरण का पृथक्करण नहीं करता भाई। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अलग करना। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका के होती है, ये दोनों आपस में मिलकर चलती हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला समझते हैं। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, ये भी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर थर्ड वाला कैसा हो जाएगा, गलत आ जाएगा। थर्ड देखो किसमें नहीं दे रखा है, पहली बात तो तक चारों गलत हो जाएगा, थर्ड वाले में देखो गलत। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा सी, तो जो साथी 23 का क्या कमेंट कर रहे हैं, सी कमेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप एग्जाम में एक प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका प्रश्न सही होगा। ठीक है, आई बात को समझ में। अगर आपको कुछ समझ में आ रही है तो क्लास को आप लोग शेयर वगैरह करते रहें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये आपसे पूछ रहा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगती है तो कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को यहाँ पर उत्तर देना है। सभी साथियों के यहाँ पर कमेंट आने भी लगे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है कि जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान कौन से ऐसे अनुच्छेद होते हैं जिनको निलंबित नहीं करने, मतलब जिनको वो लागू ही रहेंगे। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब भी वो लागू रहेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद आपके जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर 20 और 21 दे रखा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो 20 और 21 होता है ये राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान निलंबित नहीं होता है। ठीक, बात आई समझ में। तो 24 का जो साथी डी उत्तर करना है बिल्कुल ही सही उत्तर दे रहे हैं। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं कि भाई 20 और 21 में क्या है।
हो सकता है इस बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले और इसको आप लोग डालेंगे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट में है भाई, ठीक है, ये इसके आने के चांस हैं, ये एग्जाम में सीधा सीधा छप सकता है और जो प्रश्न छप सकते हैं वो आपको याद करने हैं। कैसे जरा समझे, देखो अनुच्छेद अगर 20 की हम बात करें तो अनुच्छेद 20 में क्या, अपराधों के लिए 2 सिद्ध के लिए संरक्षण में संबंध संरक्षण करना, यानी कि कहने का मतलब क्या, अनुच्छेद 20 में किसकी बात कर रहा है, अपराध के लिए 2 सिद्ध के लिए संबंध में संरक्षण देना, ठीक। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें, अगर 21 की बात करें, 21 अनुच्छेद में क्या दे रखा है, तो प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण के लिए इसकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक। बात आई समझ में कि नहीं, अगर आपको समझ में आ गई है तो आप लोग लाइक शेयर वगैरह साथ में करते रहें, मुझे ना बोलना पड़े, आप लोग इतना प्यार सपोर्ट वैसे भी बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और बनाएं जिससे कि आपकी 1500 लोगों की यहाँ पर फैमिली कंप्लीट हो सके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपना टारगेट भी हम पूरा यहाँ पर कर रहे हैं। भारत के संविधान उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, करा कि भारत का जो संविधान है इसमें उद्देशिका जो है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, यहाँ पर उद्देशिका की बात हो रही, अब दिख रहा होगा, उद्देशिका का जो विचार वो कहाँ से लिया गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी आपके सोर्स हैं जहाँ जहाँ से संविधान को लिया गया है, जैसे अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई आयरलैंड से क्या लिया गया है, या आपका ब्रिटेन से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया है, ये आपको सभी चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। चलो जरा समझ लेते हैं यहाँ पर चीज़ों को, देखो तो जो उद्देशिका है ये कहाँ से ली गई है, आपके यूएसए के संविधान से ली गई, कहाँ से, यूएसए के संविधान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलो तो उद्देशिका कहाँ से ली गई है, यहाँ से ली गई। अब देखो समझ लेते, अगर आपसे पूछ लेता है, अगर आपसे ये पूछता है कि आपको ये बताना है भाई तो कहाँ से लिया गया, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो आपको जो भी आपके पास बुक है लूसेंट या जो भी है, तो यहाँ पर आपके सोर्स जो दे रखे हैं इसको आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। करा कि थायमीन क्या है, अब थायमीन क्या, आपको यहाँ पर देखो ये तो सभी को पता चल गया होगा कि सर ये तो विटामिन होती है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपको डिटेल से यहाँ पर दे दिया, और आपके जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था वहाँ पर आपके जो विटामिन के जो उपनाम थे उस नाम से यहाँ पर पूछा गया था, या साइंटिफिक नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी 1-2 प्रश्न पढ़ के जरूर जाएँ, ठीक है। जरा समझ में आ गया, यहाँ पर समझ लेते। देखो तो थायमीन जो नाम होता है ये किसकी बात होती है, B1 का हो जाता है, किसका, B1 का मतलब क्या होता है, B1 का क्या नाम हो जाता है, थाइमन हो जाता है। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से पूछ लेता है कि भाई B2 का नाम क्या हो जाएगा, तो B2 को क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा, B2 को क्या होगा, राइबोफ्लेविन। ये आपका साइंस का प्रश्न है, साथ में आप लोग नोट करते चलें जिससे कि आपके प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछ लेता है विटामिन सी के लिए, तो विटामिन सी का तो अच्छे से आपको पता होगा क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको अगर पूछ देता है विटामिन सी कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, तो खट्टे फल जितने होते हैं वहाँ पर आपका विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अब देखो B6 आपका बच गया है, तो B6 क्या होता है, पायरिडिक्सिन होता है, क्या होता है, पायरिडिक्सिन होता है। अगर पूछ लेता है B7 है, B7 इसमें नहीं दिया था और यही आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, B7 का नाम क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, बायोटिन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बायोटिन हो जाएगा। मैंने जितनी भी यहाँ पर वो उससे रिलेटेड थे सभी के यहाँ पर नाम आपको बता दिए हैं, ठीक। चीज़ें आपको कंप्लीट हो रही होंगी अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और अब मैंने आपको एक दिन और एक प्रश्न डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो आपके बॉडी में नहीं बनते हैं। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे जितने मेरी प्रीवियस क्लासेस को देखा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और सी क्या होता है, आपके शरीर में नहीं बनते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है और आप इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा जिससे कि आपका यहाँ पर भला हो सके और भी साथियों का यहाँ पर भला हो सके। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात करेंगे, करा के निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग का आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। जरा समझ लेते हैं यहाँ पर चीज़ों को, क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 है कोशिकांग का आनुवांशिक किससे संबंधित है, प्लाज्मिड से संबंधित होता है। किससे, प्लाज्मिड से यहाँ पर संबंधित है। ये साइंस का सीधा सीधा डायरेक्टली प्रश्न है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, अच्छे से आपको ये आता है और ये भी आपका साइंस का प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। लगातार आप क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पर, करा कि सूची फर्स्ट दे रखी, आपको क्या करना, मैचिंग करनी है। तो आपको मैचिंग आपको कब आएगी, जब तक आपने चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जरा समझ लेते हैं यहाँ पर चीज़ों को, आपको क्या यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है, आपको शायद अब दिख रहा होगा क्योंकि नीचे ऑप्शन आपका यहाँ पर चला गया था, ठीक है। जरा समझ लेते हैं। देखो आपसे कह रहा है कि जर्मन जो सिरवल है, जर्मन सिरवल है ये किससे संबंधित है। तो जर्मन सिरवल जो होता है ये किससे संबंधित है, और सभी का उत्तर यहाँ पर आने लगे हैं। तो यहाँ पर कमेंट करके क्या बताएंगे सभी साथी, क्या बताएंगे भाई, जर्मन सिरवल किससे संबंधित होता है। ये संबंधित होता है आपका किससे, निकल से। किससे, निकल से। तो भैया देखो ए का 2 किस में दे रखा है, देखो 2 ऑप्शन कैसे हो गए आपके गलत हो गए,
ठीक, जब भी आपको मैचिंग का प्रश्न आए तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब चाहो तो आप सीधे सीधे क्या करो, हाइपो को मिला लो। सीधे सीधे क्या करो, आप हाइपो को मिला लोगे तो आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। कैसे, देखो हाइपो जो होता है ये किससे संबंधित होता है, सोडियम से संबंधित होता है। किससे, सोडियम संबंधित। देखो डी किस में दे रखा, 3 में, तो यानी कि आपका 28 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, फिर से एक बार डिस्कस प्रश्न को डिस्कस कर लेना, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो डिस्कस करेंगे जरा। देखो जर्मन सिल्वर की हम लोग बात करेंगे जरा। जर्मन सिल्वर समझ ले क्या क्या चीजें बनी होती है। देखो जर्मन सिल्वर जो होता है ये आपका मिला होता है इसमें तांबा, तांबा प्लस क्या होता है, निकिल होता है। तांबा प्लस निकिल मिलके क्या बनता है, जर्मन सिल्वर मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, सोल्डर की, तो सोल्डर में क्या होता है, टिन होता है। सोल्डर में क्या होता है, टिन, और प्लस क्या हो जाएगा, टिन और प्लस आपका टिन और सीसा हो जाएगा। हाँ, टिन और सीसा हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, सोल्डर। और ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर तो अच्छे से आपको मैंने कई बार डिस्कस भी करा है। ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन जाना जाता है, क्लोरीन जाना जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें याद करनी है भैया। अगर बिना बिना आप सोचो कि ऐसे हो जाएगा तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे नहीं तो, क्योंकि प्रश्न का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरी क्लास को लेने से पहले कुछ चीज़ें आप रिवीजन करते हैं, तभी आप क्लास को लेते हैं, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करा, मिट्टी के मिट्टी के घड़े लिखा, घोड़े नहीं लिखा है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया का कारण ठंडा रहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप चीज़ों को घर में इन चीज़ों को प्रयोग करते रहते हैं। तो मिट्टी के जो घड़े होते हैं इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, सभी का उत्तर आने लगा होगा, बाष्पीकरण। कौन सी प्रक्रिया होती है, बाष्पीकरण के द्वारा घड़े का ठंडा रहना यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, आ गई बात समझ में। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इसके बाद आपके मैथ के प्रश्न शुरू होने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। आप सभी के उत्तर यहाँ पर आने लगे हैं, तो यहाँ पर सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का सही उत्तर देखें कौन देता है यहाँ पर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पे करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक समझ में आ गया, 30 का क्या हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। आप लोगों को इस तरीके से प्रश्न का उत्तर देना है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अगले प्रश्न की। जरा समझ लेते जरा चीजें आपको क्या करनी है। आप क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग बात करेंगे। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है। अब जरा आपको बताना है। देखो ये चाहो देखो तो रीजनिंग का प्रश्न है और देखना चाहो तो मैथ का प्रश्न है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंट पूछ रहा है। डिफरेंट आप कैसे इन चीजों को लिखाओगे, कैसे जरा समझ लेते। देखो यानी आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूआन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर समझ में आया, कैसे जरा समझ लेते। आपसे यहाँ पर प्रश्न का उत्तर किस तरीके से आपसे पूछ रहा है, इस तरीके से यहाँ पर देखो, ध्यान समझना मेरी बात को। यहाँ पर अगर सबसे छोटा आपसे पूछ रहा है, भाई देखो न्यूआन का मतलब का सबसे अलग, और सबसे अलग कैसे होगा जरा समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब इसको आप भाग करोगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, पहले कुछ पॉइंट में आएगी। जैसे 15 छक्का 90 है ना, तो इस तरीके से आएगा और कुछ पॉइंट बचेगा। अच्छा ये भी 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इसका देखेंगे, और 26 दूना 52 है ना, तो ये कितनी बार जाएगा, और हाँ ये 2 ही बार जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा। ये करीब दो बार चला जाएगा। और ये जाएगा, ये देखो ये किस में चला जाएगा, ये 0 पॉइंट में जाएगा, ये 0 पॉइंट कुछ में जाएगा। ठीक, 0.99 में चला जाएगा ये। ठीक है, अच्छा इसको देखेंगे तो 17 चौको 68 नहीं, 17 यहाँ 51, 17 दूनी 34, ये भी 2 पॉइंट में। मतलब जितनी भी वैल्यू, चाहे ए की बात करें, चाहे बी की बात करें, चाहे डी की बात करें, ये सभी वैल्यू क्या है, पॉइंट में आपकी आ रही हैं, लेकिन पहले आपका नंबर आ रहा है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हर दे रखा है वो कैसा है, बड़ा है, बाकी सभी में कैसे छोटे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, केवल लॉजिकल प्रश्न था, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल थी ही नहीं। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों को सभी साथियों को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या है। और जब मैं डिस्कस मैथ करता हूं तो भाई मैथ में इतने सारे कम लोग क्यों जाते हैं। आप लोग ऐसा ना किया करें, मैथ को अगर भागोगे तो मैथ आपसे उतनी दूर भागेगी। ठीक है, क्या करा जरा समझ लेते हैं। करा कि यदि एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए, देखो मैं मान लेता हूं वो संख्या कौन सी x है, मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा भाई 5x मान सकता हूं। 5x में से 10 घटाया, ठीक 10 घटा दिया। कह रहा वह संख्या 4 गुने में 8 जोड़ने पर संख्या बराबर हो जाती है, तो बराबर लगाएंगे, तो 4 गुना x हो जाएगा भाई, 4 गुना x होगा, और प्लस कितना कर देंगे 8 जोड़ देंगे। यही तो करा है। अब करा वो संख्या बतानी, x की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे जरा समझ लेंगे। यहाँ पर देखो जरा समझो, देखो जो 4x दे रखा है ये दे रखा है, इधर आएगा तो ये माइनस का होगा, x बचा, और ये जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, तो कितना होगा 18। यही तो होगा, और आपसे यही तो पूछ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। क्या था इस प्रश्न में बताओ, इतना आसान प्रश्न था। अगर आप ऐसे प्रश्न को छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है ना, आप जो उसमें बोले उसी तरीके से आप करते जाइए। इतना आसान प्रश्न था भाई,
32 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो साथी 32 का बी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। अब देखो इस टाइप का प्रश्न मैं एक आपके एग्जाम आपके सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है, और इसका सभी साथियों को यहाँ पर उत्तर भी पता होगा। जरा समझ लेते हैं। देखो पहले उस बार जब मैंने प्रश्न को कराया था तो ये यहाँ तक इतना दे रखा था, इतना, और x इसके बाहर दे रखा था, यही तो दे रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, इसको रूट में ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा, दूसरा होगा। लेकिन आपको चीज़ें यहाँ पर अच्छे से अगर आ जाती हैं तो देखो, अगर हम मान लेते थोड़ी देर के लिए, जब वहाँ पर अगर आपको प्रश्न याद होगा तो x का जो वैल्यू निकल के आई थी कितनी आई थी, 10 निकल के आई थी, और 10 का यहाँ पर क्या दे रखा, रूट के अंदर दे रखा है। तो जब इसको बाहर लोगे तो 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, तो ये 100 यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, बस इतना आपको चीज़ें मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखो समझेंगे भाई, जिन साथियों को नहीं आया है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आप लोगों को दिखने लगे। देखो कैसे करोगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर लिखोगे 169, ठीक, 169 होगा। और यहाँ पर अगर पॉइंट आप लगाओगे 0, जितने भी आपको पॉइंट लगा इस तरीके से करेंगे ना, 0 पॉइंट इस तरीके से, और इंटू एक्स इस तरीके करेंगे, यही तो आपको दे रखा है। तो इस पॉइंट को जब हटाओगे और यहाँ पर क्या करोगे, जितने भी आपको दे रखे पॉइंट के सामने 1 आ जाएगा, और इसके बाद 0, कितने 0 आ जाएंगे, तो आ जाएंगे आपके 4 0, ठीक है, 4 0 आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, 4 0 आ जाएंगे। यही से ऐसी इसी तरीके सॉल्व करोगे, एक्स तो आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना दे रखा है 1.3, तो 1 इसको हटाओगे 13/10 हो जाएगा, 13/10 होगा। इसी तरीके से करना है सब, इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, सीधे सीधे आपको उत्तर आ जाएगा कितना, 100 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कुछ प्रश्न में नहीं, हलवा टाइप प्रश्न है भाई, आप लोग इसको ज़्यादा बोझ से ना लें और इसको सॉल्व करने की एक बार कोशिश करें, ठीक। चलो बात करते हैं भाई जरा क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोगों को उत्तर देना है, और ये भी आपका प्रश्न किस्सा एवरेज है, और एवरेज आपके एग्जाम में आ रहा है। समझेंगे जरा ध्यान से क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप प्रश्नों को देख के मैथ के प्रश्नों को भागा मत करें, प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो जरूर सीखोगे। क्या करें, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 आयु के औसत का अनुपात कितना दे रखा, 9:7 दे रखा है, ठीक है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर कितना दे रखा, 12 दे रखा है, तो पांचों लोगों के औसत आयु कितनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना जरा समझ लें। देखो भाई मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका क्या दिया हो, समझना ध्यान से जरा, जब आपका रेशियो दिया होता है तो हम इसमें हमें ये पता है कि यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, तो हम मान लेते हैं 9x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा ये 9x दे रखा है, किसका, 3 का दे रखा है, और ये किसका दे रखा है, 2 लोगों को दे रखा है, यही तो आपका दिया हुआ है। बात आई समझ में। अगर यहाँ पर दे रखा है तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। भाई इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 12 दे रखा है। तो क्या करेंगे, हमारे पास तो वैल्यू हमने निकाल ली है, तो क्या करेंगे 9x माइनस 7x करेंगे, इसका बराबर कितना हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर 12 के बराबर होगा तो सबसे पहले नंबर पे आपको करना क्या है, ये चीज आपको समझनी है। देखो सबसे पहले नंबर पे हम x की वैल्यू निकाल लें, और x की वैल्यू निकाल लें, हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसी आधार पे आप चीजों को सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ से कितना बचेगा भाई, 2x बचेगा। 2x बराबर कितना, 12, तो x बराबर कितना आ गया, 6। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई, इन दोनों का अब 6 का जो आया है इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे सीधा सीधा। कैसे जरा समझ लो, देखो जरा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 6 में मल्टीप्लाई कराओ कितना होगा, 54 होगा, ठीक है। और इसका करेंगे 7 में, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42। मतलब दोनों का जो आयु का अनुपात, आयु दे रखी कितना, 54 और 42 यहाँ पर निकल के आ गई। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो आई। अगर आ गई है तो अच्छे से आपको यहाँ पर कमेंट करके यहाँ पर उत्तर बताना कि सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक। क्या करेंगे, देखो जरा, अब यहाँ पर ये दे रखा है कि 54 जो आया वो किन का आया, 3 लोगों का आया कि नहीं आया, ये 3 लोगों का 54 आया, तो 54 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, और 42 इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसी तरीके से सॉल्व करोगे। भाई इसमें कितना आसान प्रश्न है, आप लोगों को पता नहीं कितना डरने क्यों लगते हो। तो आप इसका करोगे तो 54 और 3 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, और 42 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में इन दोनों को जोड़ लो। जो इनका जोड़ने पे, जो इन लोगों को जोड़ोगे भाई, इनको जोड़ लो, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, जरा जोड़ो, इतना 8 और 2 नहीं 84 आएगा। भाई गलत कर दिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, 42 दूना 48 नहीं होगा भाई, देखो मिस्टेक हो गई मुझसे। चलो 42 दूना कितना होगा भाई, 84 होगा, यहाँ पर देखो गलत कर दिया मैंने, ठीक है। चलो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 होगा। इसके बाद में यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, 8 6 14, तो 14 का 4 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 2, 246 यहाँ पर निकल के आया।
कितना 246 निकल के आ गया। अगर ये 246 यहाँ पर निकल के आया है, अब हमारे पास में टोटल यहाँ पर निकल के आ गया, टोटल हमने सभी को जोड़ लिया। हमारे पास में लोगों की समूह की संख्या कितनी थी, 5 थी। तो यहाँ करेंगे 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 चौको 20, 4 तो देखो आएगा। तो एक ऑप्शन तो आपका पहले हट गया, डी वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसका हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कितना यहाँ पर इसका आया था, 246 आया था। और 246 को 5 से डिवाइड कर दो तो 6 चौको 24, 4 बार गया। ठीक है, और फिर कितना बचेगा 49। ये बी उत्तर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भाई इसका बी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 49.2 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं कि इसमें करना क्या है। ठीक, जरा समझ लेते। देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास में रेशियो न दिया होता तो सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई करके उत्तर कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमें पहले नंबर निकालना होगा कि हमारे पास में जो संख्या है वो कितनी दे रखी है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, जो अंतर यहाँ पर दे रखा था। तो 9x माइनस करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, 6। जब x की वैल्यू 6 निकल के आई, इन दोनों को हम संख्या हमारे पास निकल आई। वो संख्या जो निकल के आई वो कितनी आई, एक तो 54 आ गई और एक 42 आ गई। अब जो 54 दे रखा वो 3 का दे रखा है और अंतिम 2 का दे रखा कितना, 42। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल हमारे पास 5 था, 5 का डिवाइड कर दिया। कितना आसान प्रश्न था, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा भाई, एग्जाम अगर निकालना है। अगर ऐसे प्रश्न आप छोड़ के चले आओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलो भाई, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहें, बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे भाई, समझते जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या कर, प्रत्येक माह में कृतिका अपनी आय का 30% घर पर खर्च करती है, घर के किराए पर, और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये बचत करती है, उसकी कुल मासिक आय बतानी कितनी है। ठीक, समझ में आ गई? अब देखो जरा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप इसको आसानी से कर पाओगे, कैसे करोगे जरा ये समझ लेते। देखो, सबसे पहले नंबर पे आपको करना क्या, आपको चाहो तो इसको x मान के कर लो, और अगर आप x मान के नहीं करना चाह रहे हो तो बहुत आसान तरीका कैसे। देखो, सबसे पहले नंबर पे आप क्या करो कि जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पर निकालो। कैसे, देखो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जगह दे रखी है, वैल्यू तो आपको पता है ना, वैल्यू तो आपको पता है भाई। थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे, अब दिखेगा। ठीक, जरा समझ लेते। देखो क्या करा है, अगर आप 30%, भाई मान लेते हैं हमारे पास जो वैल्यू थी कितनी थी, 100 थी। अगर 100 में करा 30% खर्च कर दे रहा, 100 में 30% पहले उसने खर्च कर दिया। ठीक, अच्छा बचा कितना, तो 70 बचा, 70 बचा कि नहीं, और 70 जब बचा तो उसका 60% घरेलू खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर क्या 60% निकाल लो इसका, करोगे ये। ठीक, अच्छा कितना हुआ, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 7×6 42, मतलब 42 क्या कर देती है, वो खर्च करती है किसे, घरेलू पे। आपके पास में बचा कितना था, 70, कितना बचा था 70, और 70 में जब 42 आप कम करोगे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8, और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यानी 28 आपका क्या, 28 यहाँ पर आपका बचत आ रही। समझ में आई, 28 तो बच रहा है आपका। देखो इसके हिसाब से 28 है, और यहाँ पर कितना दे रखा, 63 दे रखा। अब आपका उत्तर यहाँ पर आसान हो गया। देखो आपको x माननी नहीं, यहाँ पर जहाँ पर x मानना होगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो 28 के बराबर, अगर आप ऑफलाइन में पढ़े तो सर ने आपको कराया होगा, 28 के बराबर कितनी वैल्यू दे रखी, 6300। आपको सबसे पहले नंबर 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू निकालने यहाँ पर क्या करोगे, 28 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड कर दोगे, और आपको किसकी वैल्यू 1000 की निकालनी है, सॉरी 100 की निकालनी है, 100 का आप मल्टीप्लाई करा दोगे। समझ में आई कि नहीं बात आई? इस तरीके से आपको सॉल्व करना। बात मैं फिर से एक बार बता देता हूं जिनको समझ में नहीं आया। देखो सबसे पहले नंबर पे कोई भी चीज़ होगी कितने % होगी, 100% होगी। अगर वो 30% पहले किसी पे खर्चा कर देती है, समझ में आई, 30 पे अगर खर्चा करेगी तो बचा कितना, 70% बचेगा। अगर आप करा शेष का 60%, शेष का 60%, शेष कितना बचा, 70 बचा, और उसका 60% यहाँ पर निकालोगे कितना आ जाएगा, 42। मतलब 42 वो खर्चा कर देती। अगर 42 खर्चा कर देती है, हमारे पास था कितना, 70 था, तो बचेगा कितना, 28। अगर यहाँ पर 28 हमारे पास बच रहा है, और यहाँ कितना दे रखा है, पैसों में 63 दे रखा है, तो यानी कि 28 के बराबर वैल्यू कितनी दे रखी थी, 63। तो 1 बराबर 63 बटे 6300 बटे 2800, हमें निकालना 100 के बराबर। तो इसका करेंगे, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, सीधा आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा देखो टाइम तो लगेगा, मैथ में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप टाइम दोगे तो आप उत्तर यहाँ पर कर पाओगे। ठीक, समझ में आए? तो जो साथी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 35 का सही उत्तर कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही उत्तर कर रहे हैं। समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। आप प्रश्नों को रटे नहीं, अगर आपने रटना शुरू कर दिया तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा, सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सूरदास के गुरु कौन थे? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। अब आपके मैथ के प्रश्न खत्म हो गए हैं। ठीक है, चला समझ बात करते हैं। करा सूरदास के गुरु कौन थे? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भाई सूरदास के गुरु कौन थे, जल्दी से बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इतनी देर से मैं मैथ लगातार आपको 1 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ,
और आपको क्या लगता है मेहनत नहीं लगती क्लास कराने में? बहुत मेहनत लगती है भाई, लेकिन इसको आप लोग समझोगे नहीं। जिस दिन आप खुद किसी को पढ़ाओगे ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि पढ़ने और पढ़ाने में कितना बड़ा फ़र्क होता है। ठीक, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे सूरदास के गुरु कौन थे। आप सभी का यहाँ पर उत्तर आने लगे हैं। तो सूरदास के गुरु कौन थे भाई? कमेंट करके बताएंगे क्या होंगे इसके गुरु। किसी का उत्तर नहीं आया अभी तक? चलो समझ लेते जरा, नहीं बताया तो बहुत अच्छी बात है। देखो, सूरदास के जो गुरु थे वो कौन से? बल्लवाचार्य थे। कौन थे? सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे? बल्लवाचार्य थे। ठीक, समझ में आ गए? तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 36 आपका यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। और इसी तरीके से क्लास का आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे कि और अगली बार आपकी क्लास यहाँ से फिर से शुरू हो सके। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको दिखे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 की बात करेंगे। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? आपको बताना है यहाँ पर लोकोक्ति का सामान्य अर्थ यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर यहाँ पर कमेंट करना है। ठीक, समझेंगे जरा ध्यान से। तो यहाँ पर 37 का जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लोगों के लेख की जब बात होगी तो क्या होता है? लोगों की लेख की बात होती है तो क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा लोगों को। भाई लोग उसके बारे में बोलते हैं, लोगों की बातें नहीं होगा, अच्छी बातें नहीं होगा लोगों की, तो क्या लोगों के लेख होता है। लेकिन ज़्यादातर ज़्यादातर उत्तर क्या आ रहा था? आपका बी उत्तर आ रहा था। बी कैसा होगा? गलत होगा। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द की यहाँ पर पहचान करिए। आपको स्त्रीलिंग बताना है। कल भी मैंने इसको बताया था कैसे आपको प्रश्नों को करना है। ठीक, सभी साथी कमेंट कर बताएंगे। स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अश्विनी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? अश्विनी। ठीक, अश्विनी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? 38 का डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 की बात हम लोग करेंगे। निम्न में से विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब यहाँ आप देखो, अभी तक क्या देता था? अभी तक आपको शब्द देता था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कर रहा है? सीधे सीधे बोला शुद्ध शब्द कौन सा है। इसीलिए मैं आपको देखा हूँ ऑफलाइन क्लास में, इसलिए टोकता रहता हूँ क्योंकि आपका प्रश्न आता है, चाहे यूपीएसआई की बात करें, चाहे यूपी की कोई भी एग्जाम होगा, उसमें आपके शुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न पूछता है। अगर आप गलत कॉपी में लिखते रहोगे तो आप एग्जाम में भी गलत कोशिश करने की करोगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। 39 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 39 का ए ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं, तो 39 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 की हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40, शीत का विलोम क्या होगा? किसकी बात कर रहा? शीत का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। विलोम शब्द पूछा है भाई यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये गलती एग्जाम में आप लोग करते हो। 40 का क्या हो जाएगा? ऊष्ण हो जाएगा। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा, और उष्ण का मतलब क्या होता है? कैसा? गर्म। ठीक है, ये अब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, कुछ यहाँ के जो आए हुए हैं इनको मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा आपसे यहाँ पर पूरा? कष्ट का, तो कष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? शुक्ल होगा। कैसे? मैंने देखो आपको जब पक्ष आपको बताए थे ऑफलाइन क्लास में, तो हमने बताया था एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष होगा, एक कृष्ण पक्ष होगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? शुक्ल का कृष्ण हो जाएगा। ठीक, चलो, और ठंड का क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठंड का गर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आई थिंक आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आपने लगातार 1 घंटे से लगातार पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ जरूर क्लास में सीखा होगा। आपको बताना है कि 40 में आपके कितने सही हो रहे हैं। आपको डेली कमेंट करके बताना है, ऑफलाइन कमेंट करके बताना है 40 में आपको कितने सही हो रहे हैं, और इसके साथ साथ में आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई, कुछ नया जरूर आपने सीखा होगा अगर आप लगातार क्लासेस को मेरी देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आप लोगों को क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है आपको। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ से इसकी डेली पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक, समझ में आ गया? आज की क्लास के बारे में आपको कमेंट जरूर करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैंने जानकारी दी है बहुत ही स्पष्ट। अगर कोई बाई चांस कोई चीज़ मिस्टेक हो भी जाती है तो भाई मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखा करें। और अगर गलती हो जाती है तो आप लोग ये ना सोचा करें कि सर ने गलत बता दिया है। भाई इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मुझे लगातार बोलना भी होता है, लगातार आपको पढ़ाना होता है, तो हो सकता है कि गलती से कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग उसके लिए परेशान ना हुआ करें। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1200 सदस्यों की आप लोगों की फैमिली हो गई है, यानी कि 1200 सब्सक्राइबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कितनी जल्दी देखते हैं, आप लोगों को टारगेट दे रखा है कि आप कितनी जल्दी 1500 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? और जैसे ही 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, आपके लिए मैं ये बहुत जल्दी चीज़ें चैनल पे करने वाला हूँ। ठीक है, आपको देखना है कि आपके जल्दी यहाँ पर 1500 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जानकारी दी बहुत स्पष्ट यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, तो आप ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट। तब तक के लिए आप लोग
पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।